जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद अच्छी ही होंगे। तो साथियों, मैं सोमेश वर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमें एमएस एग्ज़ाम फैमिली। तो साथियों, यूपी पुलिस जो आपको री एग्ज़ाम है वो आपका होना है। जैसी डेट आएगी उसके बारे में आपको बताया भी जाएगा। तो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगातार आ रहा है और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है जो आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इसमें देखने को आपको मिलेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके ये। ठीक है भाई, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये गया। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा के बारे में आपको पूछा गया है इसमें कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कौन से राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो आप तो जब बता पाएंगे कि किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, अगर आपको ये पता होगा कि किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो आपको बता दें कि जो कर्क रेखा है, जो आपकी कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो टोटल वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितनों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? यानी कि उसमें है गुजरात, आपका राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है भाई, और उसके बाद में आपका झारखंड है, और आपका वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल है, और आपका इधर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के बाद में आ जाएगा आपका त्रिपुरा, और आ जाएगा आपका मिज़ोरम। ठीक है भाई, यानी कि ये आपके 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये आपके टोटल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। अब इसमें मिला लीजिए कि आपका कौन सा वो ऑप्शन है जो आपका सही ऑप्शन है लेकिन कर्क रेखा के अंदर नहीं आता। यानी कि राजस्थान के अंदर आता है, पश्चिम बंगाल के अंदर आता है, त्रिपुरा के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा के अंदर नहीं आता है। तो आपसे वही पूछा गया है कि कौन सा वो राज्य नहीं है जिससे होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब आपसे बात करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो यहाँ पर ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि जो महान्यायवादी है, यानी कि जो महान्यायवादी आपका कानूनी अधिकारी है, कानून अधिकारी है, उसके बारे में पूछा गया कि उसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और लोकसभा, इनमें से कौन करता है। तो जो महान्यायवादी की बात करें हम कि जो आपका महान्यायवादी है तो उसकी जो नियुक्ति करता है, ये महान्यायवादी इसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, महान्यायवादी की यहाँ पर बात करें कि जो महान्यायवादी है वो आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 76 के अंदर आपका जो महान्यायवादी है वो रखा गया है, जो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 52 के अंदर राष्ट्रपति है। संसद की बात की हुई है तो संसद में 79 में आपकी जो संसद है, संसद में भी संसद है ये आपकी 79 में, यानी कि संसद में भी 3 है। यानी कि राष्ट्रपति के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं जो कि 52 के अंदर है। फिर आपकी राज्यसभा है जो कि 80 में है, आर्टिकल 80 में है, और आपकी लोकसभा है जो कि आर्टिकल 81 के अंदर बताया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें लोकसभा भी ऑप्शन में है जो कि 81 में है, और पीएम की बात करें तो ये 75 आर्टिकल में बताया गया है कि पीएम जो है वो 75 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यानी कि पश्चिम की ओर जो नदी बह रही है वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो कि स्पेशली यहाँ पर राज्य यानी कि स्टेट के बारे में बता दिया है कि यहाँ पर जो बोला गया है वो राजस्थान के बारे में बोला गया है। यहाँ पर राजस्थान के बारे में बोला गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन में यमुना, लूनी, चंबल और बनास। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यमुना है, तो यमुना तो राजस्थान में है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं भाई। ठीक है, अब बनास है तो बनास तो वैसे भी नहीं, वैसे भी ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर। और लूनी और चंबल ये दोनों नदी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो लूनी नदी है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये अजमेर के कहाँ पर भाई, अजमेर से
यानी अजमेर से निकलती है। अजमेर की कहाँ पर? नागा पहाड़ियों से, नागा पहाड़ियों से ये निकलती है। और आपकी गुजरात के कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है भाई, ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी? ये लूनी नदी आपकी, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें आपसे। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चलिए इसके बारे में बताइए। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पर खारे पानी की बात की हुई है, तो आपको ध्यान देना है कि खारे पानी की, यहाँ पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील के बारे में बात की गई है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको ऑप्शन दिया बुलर झील, चिल्का झील, सांबर झील और लोनार झील। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई बुलर झील यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो लेकिन बुलर झील जो है वो तो मीठे पानी की झील है। किसी की है? मीठे पानी की झील, यानी कि ये तो मीठे पानी की झील हो गई, जो कि कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। सांबर झील ये राजस्थान की है, सांबर झील, जो कि हालांकि खारे पानी की झील है, लेकिन ये सांबर झील है जो कि हल्की झील है। और लोनार झील की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर है लोनार झील। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा चिल्का झील। जो चिल्का झील के बारे में बात करें, ये है आपकी उड़ीसा में। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है ये एक लैगून झील है। लैगून कैसी है? ये एक लैगून झील है, जो कि खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में है, आपकी चिल्का झील। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था? यानी कि आपसे यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि सती प्रथा के विरुद्ध, यानी सती प्रथा जो है उसके विरुद्ध कानून बनाया था, वो भी 1829 के अंदर। और तो किस गवर्नर जनरल की बात की हुई है? डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग, कैनिंग या फिर विलियम बेंटिक। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने ही तो सती प्रथा का अंत किया था, वो भी 1829 में सती प्रथा का अंत जो किया था। किसका? सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो 1829 में। लेकिन किस गवर्नर जनरल के साथ, यानी कि किस गवर्नर जनरल के साथ मिलकर के इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था? तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। ये वही राजा राम मोहन राय है भाई, ये वही राजा राम मोहन राय है जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है भाई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने 1829 में की थी राजा राम मोहन राय। और इन्हें राजा की जो उपाधि दी थी, राजा की उपाधि की बात करें, यानी कि उपाधि की बात करें इन्हें, कि राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? यानी कि भारत के बिस्मार्क के बारे में बात की है, यहाँ पर उपनाम पूछा गया है। महात्मा गांधी, पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी को गुजरात के अंदर बारदौली सत्याग्रह चलाया था, जो कि गांधी जी के साथ मिलकर के चलाया था। कहाँ पर? बारदौली सत्याग्रह, यानी कि बारदौली सत्याग्रह इन्होंने चलाया था गुजरात के अंदर 1828 में। तो बारदौली सत्याग्रह इन्होंने जब चलाया था तो वारदौली की महिलाओं ने, कहाँ की? वारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, सरदार की उपाधि दी थी। अब आपसे ये ना पूछ के, अगर एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिया जाता कि बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके कहने पर दी थी, फिर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप फंस जाते हो।
तो सरदार की जो उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी जी के कहने पर, यानी कि एम के गांधी जी के कहने पर यहाँ पर सरदार की उपाधि इन्हें दी गई थी। बाकी महात्मा गांधी जी भी इसमें ऑप्शन में है, तो महात्मा गांधी जी को कहते क्या है, तो भारत का बिस्मार्क कैसे कहते हैं, ये आंसर आपको मिल गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। लेकिन महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हो आप। राष्ट्रपिता किसे कहते हो, महात्मा गांधी जी कहते हो। बापू जी किसे कहते हो आप, बापू जी किसे कहते हो, महात्मा गांधी जी कहते हो। और महात्मा आप किसे कहते हो, तो महात्मा भी आप गांधी जी को कहते हो। भगत सिंह की बात करें तो शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, शहीद ए आजम। शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है, तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए बाकी नेक्स्ट बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसके उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 30 जनवरी की बात की हुई है यहाँ पर, कितने 30 जनवरी की बात की हुई है, तो 30 जनवरी को किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, शहीद दिवस। अब शहीद दिवस भाई यहाँ पर हम बात करें कि शहीद दिवस तो बात करें शहीद दिवस के बारे में, लेकिन यहाँ पर 30 जनवरी के बारे में पूछा गया कि 30 जनवरी को शहीद दिवस जो है वो किसके उपलक्ष्य में है। तो हम आपको बता दें महात्मा गांधी जी के उपलक्ष्य में जो है वो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक शहीद दिवस और है जो 23 मार्च 1931 से मनाया जाता है। यानी कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, वो किसके उपलक्ष्य में भाई, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इनको तो सभी जानते होंगे, राजगुरु, इन तीनों को तो आप जानते होंगे, ये स्वतंत्रता सेनानी है अपने, इनको बहुत बहुत नमन करते हैं हम। तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा हुई थी तीनों को, और तब से 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक शहीद दिवस और है जो कि 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ये भी शहीद हुए। तो 30 जनवरी को इनके उपलक्ष्य में भी 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो ये गया। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। यानी कि सबसे छोटे ग्रह के बारे में आपसे पूछा गया है। मंगल, पृथ्वी, अरुण, शनि, इनमें से सबसे छोटे ग्रह के बारे में पूछा गया है। हम एक बार आपके सामने सारे के सारे ग्रहों को दिखाते हैं कि छोटे और बड़े कौन से ग्रह हैं, आकार की दृष्टि से आपको बताते हैं। तो बुध के बाद आता है आपका शुक्र, फिर आता है आपका पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति और आपका है शनि, अरुण और वरुण। ये आपके 8 ग्रह हैं। ठीक है भाई, ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपके जो हैं वो 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रहों में आकार की दृष्टि से हम देखें, या कि आकार की दृष्टि से देखें, आकार से देखा जाए तो आकार से भाई क्या है, तो आकार से हम आपको बता दें, आकार से पहले नंबर पर ये है, दूसरे पर ये है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, उसके सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद में शनि सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद में अरुण सबसे बड़ा ग्रह है, और उसके बाद में है वरुण सबसे बड़ा ग्रह, और वरुण के बाद में 5वें नंबर पर अपना पृथ्वी है, उसके बाद में 6वें नंबर पर शुक्र है, और उसके बाद में 7वें नंबर पर मंगल है, और 8वें नंबर पर आपका बुध है। तो बुध वैसे सारे के सारे ग्रहों में देखा जाए तो बुध सबसे छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सबसे छोटा ग्रह जो है वो एक बार ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन में बुध नहीं है, लेकिन ऑप्शन में आपको मंगल, पृथ्वी, अरुण और वरुण दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका शनि, अरुण आ जाता है आपका तीसरे नंबर पर, पृथ्वी आपकी 5वें नंबर पर, और 7वें नंबर पर आ जाता है आपका जो है मंगल। जो जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा। यानी कि सबसे छोटा यहाँ पर कौन है, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका मंगल। क्या हो जाएगा, मंगल यहाँ पर सबसे छोटा ग्रह होते हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए, ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए, निम्नलिखित में से
कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? यानी कि भारत सरकार की जो मौद्रिक नीति के बारे में बात करें तो इकोनॉमी में हम भारत सरकार के तरफ से मौद्रिक नीति की बात करें तो वो कौन तैयार करता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर, वित्त मंत्री और राष्ट्रपति। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए बताइएगा इसमें से आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए आपके ख्याल से। आप गलत या सही कोई सा भी जवाब दीजिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो तो यही हो जाएगा कि आरबीआई के जो गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होता हुआ कि मौद्रिक नीति के बारे में बात की हुई है। आरबीआई की अगर हम आपसे बात करें, आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो आरबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है और 1935 को इसकी स्थापना होने के बाद में इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें वो कलकत्ता था। लेकिन अभी जो है, अभी तो कलकत्ता नहीं है, लेकिन ये 1937 तक ही सिर्फ कलकत्ता रहा था, 1937 तक। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में वो है मुंबई। सॉरी, वर्तमान में क्या है मुख्यालय इसका? वर्तमान में मुख्यालय इसका मुंबई। वर्तमान में मुख्यालय हो जाएगा इसका मुंबई, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर। और शक्तिकांत दास की बात करें तो शक्तिकांत दास इसके आरबीआई के जो है वो गवर्नर जनरल है, जो कि 2018 से अब तक हैं, 2018 से अब तक आरबीआई के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास रहे हैं, ठीक है। तो मौद्रिक नीति हो जाएगी आपकी आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? यानी कि सर्वमान्य उच्च न्यायालय यहाँ पर बोला गया है। तो सर्वमान्य उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, क्या है? हाई कोर्ट के बारे में बोला गया है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और मुख्य न्यायाधीश, ये आपके ऑप्शन है। आप बताइएगा आपको कौन सा उचित आपका आंसर है वो कौन सा है। चलिए कमेंट में आप इसका जवाब दे दीजिएगा कि राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री या संसद या मुख्य न्यायाधीश है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होते हुए कौन है? संसद। क्या है? संसद। लेकिन हम उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के बारे में बात कर लें तो हाईकोर्ट जो है वो आर्टिकल 2 से 14 के अंदर है, यानी कि आर्टिकल 2 से 14 के अंदर आपका हाईकोर्ट जाता है। और हाईकोर्ट की बात करें कि भारत के अंदर जो है वो कितने हाईकोर्ट हैं, तो भारत के अंदर जो है टोटल 25 हाईकोर्ट है। कितने हैं? टोटल हैं आपके 25 हाईकोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो 124 में आपका आर्टिकल 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा। और आपसे पूछा जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो भारत के अंदर एक ही है जो कि दिल्ली में है, ठीक है भाई। यहाँ पर संसद के बारे में आपसे बोला गया है, तो संसद में हम वैसे भी पीछे देख कर आए हुए हैं, यानी कि संसद है। संसद के बारे में आपसे बोला गया है, संसद तो एक बार हम और देख लेते हैं कि संसद आर्टिकल जो है वो 79 में है। इसमें जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा आर्टिकल 81 के अंदर आपको बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर दोनों दिए हुए हैं। राष्ट्रपति के बारे में बात कर लें, ये 52 में है, पीएम जो कि हो जाएगा आपका 75 में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका जवाब दीजिएगा फटाफट से। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान द्वारा करवाया गया था? यानी कि अलाई दरवाज़ा जो है वो किस सुल्तान के द्वारा बनवाया गया है? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको जो भी आंसर आपको उचित लगता है उसे आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। बलबन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश या फिर अलाई दरवाज़ा है, वो सॉरी कौन है यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी है। तो अलाई दरवाज़ा के बारे में बात करें, ये है अलाई दरवाज़ा। अब अलाई दरवाज़ा इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी भाई? इसका निर्माण जो है वो किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वैसे भी याद करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अला लिखा है तो यहाँ पर भी अला
लिखा हुआ है, यानी अलाउद्दीन में अला लिखा हुआ है और अलाई में अला लिखा हुआ है। तो आप वैसे भी आंसर लगा सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया होगा। लेकिन इसका निर्माण जो है वो मेहरौली, कहाँ पर है ये अलाई दरवाज़ा? मेहरौली। अब मेहरौली कहाँ पर है? मेहरौली है दिल्ली में। यानी कि कुतुब मीनार जो है, तो ठीक कुतुब मीनार के सामने जो है वो अलाई दरवाज़ा बना हुआ है। यानी कि कुतुब मीनार के ठीक सामने अलाई दरवाज़ा बना हुआ है, जो कि मेहरौली दिल्ली में स्थित है और उसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ पर इल्तुतमिश भी दिया हुआ है और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिया हुआ है। तो इनके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसकी? गुलाम वंश की। और गुलाम वंश की इन्होंने स्थापना की थी। अब गुलाम वंश की स्थापना उन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि स्वयं भी 1210 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है चौगान पोलो खेलते समय। क्या? चौगान पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु होती है। इनके बाद में आता है इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत के, किसके? दिल्ली सल्तनत के कौन थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। संस्थापक। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाएगा? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाएगा अब किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दिल्ली सल्तनत का, किसका भाई? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, यानी कि वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा यहाँ पर? इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हो जाएगा। और इल्तुतमिश ने जो अपना कार्यकाल संभाला था वो 1210 से लेकर के और 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। इल्तुतमिश ने एक काम और किया था, इन्होंने चालीसा, क्या किया था? जो चालीसा दल था, चालीसा दल का निर्माण किया था इन्होंने। चालीसा दल का निर्माण ना कहेंगे सॉरी, इन्होंने चालीसा दल का जो किया था, यानी कि चालीसा दल चलाया था इन्होंने। चालीसा दल का मतलब वो है यहाँ पर, चालीसा दल का मतलब है यहाँ पर 40 लोग या 40 सरदारों को साथ लेकर के ये चला करते थे। कौन? इल्तुतमिश। तो इन्होंने चालीसा दल इन्होंने शुरू किया था, जिसमें 40 लोग होते हैं और जो कि अपने साथ में लेकर के चलते हैं। लेकिन इसी चालीसा दल को किसने समाप्त कर दिया था? इसी चालीसा दल को बलबन ने जो है वो समाप्त कर दिया था। क्या? बलबन ने जो है इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए ये है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। देखता हूँ एक बार, हाँ आज का ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है, स्वर्णिम त्रिभुज इनमें से किस एक शहर को नहीं जोड़ता है? ध्यान करें, ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ है और क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है उसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि भाई आप हड़बड़ी में जो है इस नहीं को भूल जाते हो। हड़बड़ी में जो है आप इस नहीं को भूल जाते हो और ऑप्शन गलत लगा देते हो। ठीक है, इसमें पूछा गया कि कौन सा वो शहर है जो नहीं जोड़ा जाता है किसमें? स्वर्णिम त्रिभुज में। अब आपको पता होगा स्वर्णिम त्रिभुज क्या है, तभी तो आप लगा सकते हो ऑप्शन। ठीक है, एक बार हम स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है भाई कुछ ऐसे है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज कुछ ऐसे है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, जैसे दिल्ली है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्वर्णिम चतुर्भुज में आती है दिल्ली, और यहाँ पर आता है कोलकाता, यानी कि कोलकाता यहाँ पर आता है, और ये है चेन्नई, इसमें आता है चेन्नई, और आता है मुंबई। क्या आता है? ये आता है आपका मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिलता है, यानी कि जिस पॉइंट पर मिलते हैं, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। इस पॉइंट पर जो जगह है, ये वाली जगह, तो ये जगह जो है इसको बोलते हैं हम झांसी। यानी कि झांसी में ये क्या है? मिलती है। इसकी जो रेखा है वो झांसी में मिलती है। झांसी ये वही जहाँ की झांसी है जिसे बोलते हो आप, कहानी लिखी हुई है तो कैसे बोलते हैं, थोड़ा याद नहीं है। जैसे चमक उठी सन 57 में,
चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो वही जगह है झांसी की, जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है ये। तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है कि किस एक शहर को नहीं जोड़ता है? तो यहाँ पर 4 शहर हैं आपके पास। तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई तीनों हैं। जयपुर यहाँ में नहीं है, तो जयपुर यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करें, ये तो स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बात कही हुई है, लेकिन स्वर्णिम त्रिभुज भी आपने सुना होगा कि स्वर्णिम त्रिभुज, एक बार स्वर्णिम त्रिभुज के बारे में बात करें, स्वर्णिम त्रिभुज के बारे में बात करें, स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज जो है, तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर कौन कौन से, इसमें जो है वो शहर आते हैं, ठीक है, लेकिन स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर जो है वो देश आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर क्या आता है? देश आते हैं। अब किस प्रकार से देश आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर जो देश आते हैं वो 4 देश आते हैं स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर। अब कौन कौन से देश आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर है चाइना यानी कि चीन, यहाँ पर है आपका लाओस, यहाँ पर है लाओस, ये आपका थाईलैंड, ये थाईलैंड होता है, और यहाँ पर होता है म्यांमार, ठीक है भाई। ये 4 देश हैं, चीन है, लाओस है, थाईलैंड है और म्यांमार है। ये आपके स्वर्णिम त्रिभुज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये स्वर्णिम त्रिभुज है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, ठीक है भाई। तो ये आज के जो क्वेश्चन है, आज का जो सेट है वो यहीं पर समाप्त होते हुए भाई, ठीक है। तो हमें एक बार कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि इन क्वेश्चनों में से आपका स्कोर जो है वो कितना गया है, और साथ ही साथ ये ज़रूर करें कि आपको जो सेट जो है वो कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि इससे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे भाई, सभी जितनी मेरे भाई बहन हैं भाई हैं सभी हैं जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और आपको लगता है कि ये सेट अच्छा है, अगर आपके लिए कामयाब है, तो आप आगे भी शेयर अपने यार दोस्तों को कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चलिए इसमें हम आपसे, चलिए जय हिंद साथियों, है ना। तो आगे नई वीडियो आती है, उसमें आपसे मुलाकात करते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए